हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रेंडिंग एग्जाम। और आज हम लोग हमारा जो फर्स्ट चैप्टर था इंग्लिश पेडागोजी का, लर्निंग लैंग्वेज लर्निंग एंड एक्विजिशन, इसका क्लास 2 लेने वाले हैं। और क्लास 2 जो होगी इसके अंदर हम लोग किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? हम लोग लैंग्वेज के बारे में पढ़ने वाले हैं, लर्निंग के बारे में पढ़ने वाले हैं और एक्विजिशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। और ये आपका पहला चैप्टर है इंग्लिश पेडागोजी का, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट तो है ही। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमने पहले जो क्लास ली थी उसके अंदर हमने लैंग्वेज की ही बात की थी, ये कौन से सेक्शन से आता है कौन से सेक्शन से नहीं आता है। आज जो हम लोग बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स इसके क्या क्या होते हैं, कि क्या क्या इसकी खासियत होती है, ये हम लोग बात करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो ये है क्या है कि ये मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन होता है। हमने ये पहले ही पढ़ा था, ये एक तरह का फंक्शन भी होता है इसका, और साथ ही साथ ये एक तरह का कैरेक्टरिस्टिक्स भी है लैंग्वेज का। लैंग्वेज के थ्रू हम लोग क्या करते हैं? हम लोग कम्युनिकेट करते हैं। लैंग्वेज की एक और खासियत होती है कि ये सिंबॉलिक होती है और डायनेमिक होती है। देखिए, मैं चाहे ये ए लिखूं या ये ए लिखूं, है तो ये एक सिंबल ही ना। तो ये एक सिंबल होता है और ये डायनेमिक होती है। एक लैंग्वेज जो है डायनेमिक होती है, यानी ये चेंज होती रहती है। ठीक है, जैसे कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा भी था कि हम लोग पहले क्या बोलते थे? हम लोग बोलते थे सिनेमा, फिर हमने क्या बोलना चालू किया? फिल्म। आजकल हम लोग क्या बोलते हैं? मूवीज। क्या बोलते हैं? मूवीज। सॉरी, ये थोड़ा मेस्ड अप हो गया, यहाँ लिख देता हूँ मूवीज, है ना, ये बोलते हैं। तो ये क्या डायनेमिक है, ये चेंज होती रहती है। एक खास बात और क्या होती है लैंग्वेज की, कि ये स्ट्रक्चर्ड होती है। याद होगा तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया भी था कि लैंग्वेज में और डायलेक्ट में सबसे बड़ा फर्क ही यही होता है कि लैंग्वेज की अपनी एक स्क्रिप्ट होती है, और स्क्रिप्ट जो होती है वो हमेशा स्ट्रक्चर्ड होती है। और हर लैंग्वेज का अपना एक यूनिक सिस्टम होता है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं ये एक होता है लैंग्वेज के कैरेक्टरिस्टिक्स में। ठीक है, आप इसके थ्रू सोशल बिहेवियर यानी लोगों से बातचीत कर सकते हैं। भाषा के द्वारा ही तो हम लोग सोशल बिहेवियर करते हैं। ठीक है, जब हम कम्युनिकेट करते हैं तो मैंने बताया था कि डायरेक्शन के तौर पे इंस्ट्रक्शन का भी कार्य करता है, ये एक फंक्शन भी है और ये कैरेक्टरिस्टिक भी है। और साथ ही साथ ये वाला पॉइंट भी हमने फंक्शन के तौर पे भी डिस्कस किया था कि ये कैरियर ऑफ सिविलाइजेशन एंड कल्चर है। ये कल्चर को आगे बढ़ाने का काम करता है, ये सिविलाइजेशन को आगे करता है। यानी ये एक तरह का प्रिजर्वेटिव फंक्शन भी है लैंग्वेज का। लैंग्वेज को प्रिजर्वेटिव फंक्शन भी, क्योंकि ये सिविलाइजेशन को रखता है। एक भाषा से हमें उसके सिविलाइजेशन, उसके कल्चर के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उसमें सबसे पहली चीज जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, यानी कि लैंग्वेज टीचिंग को किस किस सिद्धांतों से। प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है? सिद्धांत। ये प्रधानाचार्य वाला नहीं है ना, सिद्धांत। तो किन किन सिद्धांतों के साथ हमें लैंग्वेज को, किसी भी भाषा को सिखाना चाहिए। मैं फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ पर मैं सिर्फ इंग्लिश की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं भाषा की बात कर रहा हूँ। जब मैं सिर्फ इंग्लिश की बात करूंगा तो उसकी भी बात करूंगा, पर अभी फिलहाल मैं भाषा की बात कर रहा हूँ। तो ये चीज अगर आपको समझ में आ जाती है तो ये तरीके आप हर भाषा की पेडागोजी में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? देयर आर सेवरल प्रिंसिपल्स, बहुत सारे सिद्धांत है, विच अ टीचर शुड फॉलो, एंड हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस एवरी सिंगल वन ऑफ देम विद इलेबोरेशन। यानी हम थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे और इसीलिए टाइम वेस्ट किए बगैर चलिए स्टार्ट करते हैं। कौन कौन सा? सबसे पहला जो आता है, सबसे फर्स्ट जो है और सबसे इंपॉर्टेंट भी माना जाता है, ये होता है आपका प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। देखो, आपको कोई भी चीज लर्न करनी है, कोई भी चीज लर्न करनी है, फ्रॉम अ ड्राइंग, एक ड्राइंग हो सकती है, राइडिंग हो सकती है, ड्राइविंग हो सकती है, कुछ भी आपको लर्न करना है तो उसके लिए आपके अंदर मोटिवेशन तो होना चाहिए। अगर ये मोटिवेशन नहीं है तो लर्निंग भी नहीं होगी। जब आप किसी की सीखने की इच्छा ही नहीं है तो क्यों करोगे? और इसीलिए बोला जाता है कि किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए, लर्न अ लैंग्वेज, ये प्री रिक्विजिट है, यानी कि ये सबसे पहले जरूरी है। और ये क्वेश्चन भी आता है, व्हाट इज अ प्री रिक्विजिट ऑफ लैंग्वेज? सो मोटिवेशन इज अ प्री रिक्विजिट ऑफ लर्निंग अ लैंग्वेज। ठीक है, तो मोटिवेशन ये आता है, क्वेश्चन भी पूछा गया है। दूसरा, इट इज द कोर, यानी यही मेन चीज है। अगर मोटिवेशन ही ना हो, अगर आपके अंदर किसी काम को करने की इच्छा ही ना हो तो आप क्यों ही करोगे वो काम, है ना? तो इसलिए ये बात हुई, इसी से कोर कहा जाता है। अब इसके अंदर भी प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन के अंदर तीन तरह की टेक्निक्स के बारे में बात किया गया। जैसे यहाँ पे इट हैज 3 डिफरेंट टेक्निक्स। सबसे पहली जो है उसमें है अराउजिंग टेक्निक। क्या होता है? जब एक बच्चा आता है क्लास में तो कहीं ना कहीं उसके अंदर एंजाइटी होती है। क्या होती है? एंजाइटी, घबराहट। ठीक है,
उसके अंदर आपको फ्रस्ट्रेशन भी मिल सकता है, और ये भी देख सकते हो कि आप वो इनएक्टिव है, क्या है, क्लास में इनएक्टिव है। ठीक है, तो ये जो मेथड है अराउजिंग टेक्निक जो है, ये इसी में मदद करती है कि आप बच्चे के अंदर से एंजाइटी को हटा दो, आप उसके इनएक्टिवनेस को हटा दो, उसे और क्लास के अंदर लेकर के आओ। ठीक है, सेकंड जो टेक्निक है वो होती है हमारी एक्सपेक्टेंसी टेक्निक। ये जो एक्सपेक्टेंसी टेक्निक है, इसके अंदर क्या होता है कि हम बच्चों को पहले ही बता देते हैं कि देखो आप क्या सीखने वाले हो। जब बच्चे को ये पता चल जाए, अच्छा ये सीख के मुझे ये मिलेगा, एक हुनर के तौर पे मुझे ये प्राप्त होगा, यानी उसके दिमाग में एक एक्सपेक्टेंसी आ जाए, ठीक है, तो वो क्या करेगा, सीखना चाहेगा ही चाहेगा। अगर उसे चीज सीखने का फायदा पहले से ही पता है ना। अब एक तो होता है काम को सीखने का फायदा, और दूसरा होता है इंसेंटिव। यानी देखो हमारे घर वाले क्या कहते हैं कि पढ़ लो पढ़ लो, पढ़ने पर रिजल्ट अच्छा होगा, हमेशा बोलते हैं हमसे कि रिजल्ट अच्छा होगा। पर साथ साथ होता है ना कि रिजल्ट के साथ साथ अगर अगर तेरा रिजल्ट इतना अच्छा आया तो तुझे मोबाइल सॉरी तुझे मोबाइल मिलेगा, या बाइक मिलेगी, या ट्रिप मिलेगी। ये जो घर वाले देते हैं या कुछ भी देते हैं, यही सारा इंसेंटिव में आता है। ठीक है, कि हम क्या करते हैं, हम बच्चों को बोलते हैं कि अगर आप ये चीज़ सीखते हो या आप इसे पार्टिसिपेट करते हो, तो हम आपको कोई ना कोई अवार्ड या फिर रिवॉर्ड देंगे। ठीक है, तो आई होप आपको प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन जो है वो क्लियर हो गया होगा। सीखने की इच्छा बहुत ज़रूरी होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो दूसरा इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, वो है हैबिट फॉर्मेशन। आदत, हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था कि लैंग्वेज क्या है, आदत बनाने की क्रिया है, हमने पढ़ा था ना ये, फर्स्ट क्लास के अंदर हमने इस बात को कहा था। तो हैबिट फॉर्मेशन ये भी एक बहुत बड़ा प्रिंसिपल है। अगर आप लोगों के अंदर आदत बना दो, ठीक है, ये कहता है ये प्रिंसिपल, ये सिद्धांत ये कहता है कि जैसे हम लोग अदर स्किल को सीखते हैं, वैसे ही लैंग्वेज भी, इट कैन बी, ये जो इट है ये किसके लिए है, ये है लैंग्वेज के लिए, कोई भी भाषा। ठीक है, और ऑफ कोर्स सेकंड लैंग्वेज की बात कर रहे हैं हम लोग, फर्स्ट लैंग्वेज तो नॉर्मली हो ही जाती है, बट फिर भी इट कैन बी मास्टर्ड विद प्रैक्टिस लाइक अदर स्किल। जैसे अदर स्किल्स पे प्रैक्टिस करते हैं तो वहां से हमें मास्टरी मिल जाती है, तो लैंग्वेज के लिए भी हमें क्या होगा, मास्टरी मिल जाएगी। ठीक है, सेकंड, वी नीड टू फोकस ऑन हैबिट फॉर्मेशन। अब इस प्रिंसिपल को लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें लोगों के अंदर आदत जगानी पड़ेगी, हैबिट फॉर्मेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, अब एक चीज आपको समझनी पड़ेगी कि ये जो फॉरेन लैंग्वेज होती है, अगर इसको सीखने के लिए आप कोई आदत बनाते हो, तो वो आप कॉन्शियसली बनाते हो। जैसे कि हमें बोला जाता है ना कि इंग्लिश सीखने के लिए न्यूज़पेपर पढ़ो, इंग्लिश न्यूज़ देखो, इंग्लिश मूवीज देखो, तो या कार्टून को इंग्लिश में कन्वर्ट करके करो। तो ये कॉन्शियसली होता है, हम लोग इन चीज़ों पे ध्यान दे रहे होते हैं, ओके मैं ये काम कर रहा हूँ, ओके मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ। जबकि वहीं पे जो मदर टंग होती है, उसके लिए जो आदतें बनती है वो अनकॉन्शियसली बनती है। यानी कि हमें कोई ये थोड़ी ना बोलता है कि हमारी मदर टंग में बात करो, इतनी देर तुम्हें 2 घंटे डेली बात करो मदर टंग में, ऐसा तो नहीं होता है। तो ये जो पार्ट होता है, जब हम कोई भी चीज़ अनकॉन्शियसली करते हैं, तो यही कहीं ना कहीं हमारा किसका पार्ट होता है, एक्विजिशन का पार्ट होता है। जबकि जो कॉन्शियसली काम करते हैं वो हमारे लर्निंग का पार्ट होता है। आगे हम लोग लर्निंग एंड एक्विजिशन में इसको और अच्छे से पढ़ेंगे। तो हैबिट फॉर्मेशन जो है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है। अब आदत तो डलवाओगे, लेकिन आदत डलवाओगे किस चीज की, तो LSRW हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, L फॉर लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग एंड रीडिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, है ना। तो ऐसा बोला जाता है कि जब आप हैबिट डलवाते हो तो आप इन चारों की आदत तो डलवाओ डलवाओ। आप बच्चे के अंदर बोलने की, सुनने की, सुनने की, बोलने की, पढ़ने की और लिखने की, इसकी आदत डलवाओ। साथ साथ आप उसको आदत डलवाओ कि वो स्पेलिंग को देखे और ये देखे कि वो करेक्ट है कि नहीं है, प्रोनाउंसिएशन को देखे कि वो करेक्ट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। बुक रीडिंग की उसे आदत डलवाइए, क्योंकि जितनी जितनी ज़्यादा रीडिंग अच्छी होगी उतनी ज़्यादा राइटिंग भी अच्छी होगी। तो एक ये है। ठीक है, चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। इसके अलावा, इन दोनों के अलावा बहुत सारे अलग अलग प्रिंसिपल्स हैं। वो ज़्यादा इतने ज़्यादा डीप नहीं है, वो कहीं ना कहीं इन्हीं के एक्सटेंशन है, ज़रा हम लोग पढ़ लेते हैं एक बार। ठीक है, ये हमें क्यों कहा जाता है कि आप कार्टून इंग्लिश में देखो, हमें क्यों कहा जाता है कि आप कहते हैं नकल करो, आप डायलॉग्स बोलो। ये जो है प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन, यही इस चीज़ को कहता है प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन का कहना ये है कि अगर आप किसी को कॉपी करते हो तो आप काफ़ी जल्दी सीखते हो। जैसे कि होता है ना कि हम
डायलॉग्स वगैरह बोलने की कोशिश करते हैं तो वो चीज़ सीखते बहुत जल्दी हैं। एक टीचर का इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि एक टीचर को आप रोल मॉडल बना सकते हो इसमें। और अगर टीचर अच्छा बोलने वाला है, जो कि बहुत रेयर है आज के टाइम पे मिलना, मतलब मिल जाता है लेकिन बहुत अच्छी इंग्लिश वगैरह के साथ बहुत दिक्कत होती है मिलना। तो प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन क्या कहता है? प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन यही कहता है कि आपको अपनी मदर टंग के लिए, जैसे क्या होता है मदर टंग हम कैसे सीखते हैं? मम्मी पापा को सुन सुन के, उनकी नकल कर करके। जय जय वो बोलते हैं, जय जय तो हम भी बोलते हैं जय जय, है ना, भगवान को देख करके। सो दैट इज योर इमिटेशन। ओके। वहीं पे अगर हम सेकंड की बात करें तो वो है ओरल अप्रोच, बुलवाओ लोगों से। आप जितना बुलवाओगे, लोग जितना बोलेंगे, एक स्टूडेंट जितना बोलेगा वो अच्छा होगा। और इसीलिए इसी को क्विकेस्ट वे भी कहा जाता है। ये क्विकेस्ट वे है। ठीक है। तो किसी को कभी भी क्वेश्चन आता है कि क्विकेस्ट वे कौन सा है सीखने का, तो वो है ओरल अप्रोच। अब ये तीसरा तो आपको बताने की जरूरत है नहीं, प्रैक्टिस एंड ड्रिल। प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट, हम लोग हमेशा से पढ़ते हुए आए हैं। ठीक है। अब काफी लोग बोलते हैं मैन क्यों बोला जाता है, तो ये ग्रामर का एक रूल है, नाउन का एक रूल है कि अगर आपको ये डिफाइन ना हो तो वहां पर हम लोग जो है मैस्कुलिन ही यूज करते हैं, फेमिनाइन यूज नहीं करते हैं। ठीक है ना, इसीलिए कोई ये ना बोले कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, वुमन परफेक्ट क्यों नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा हम, मुझे भी पता है कि अभी वैसा माहौल चल रहा है आपका फेमिनिज्म का, बट नहीं, यहाँ पर ये ग्रामेटिकल रूल है इस वजह से। तो प्रैक्टिस एंड ड्रिल, ये बार बार कहता है कि करत करत अभ्यास से जन्मत हो सुजान वाली बात है कि आप जितनी प्रैक्टिस करोगे आप उतने अच्छे से सीखोगे। अगला है, वो कहता है नेचुरल ऑर्डर। वो कहता है कि देखो, एक बच्चा जब लर्निंग शुरू करता है तो वो सबसे पहले सुनता है, फिर बोलता है, फिर पढ़ता है और फिर लिखता है। तो यही एक तरीका होना चाहिए, LSRW। कभी भी आप LRSW जो है ना करें, LSRW करें, यानी ये नेचुरल वे है। तो इसी वे में आप लोगों को सिखाएं। अब देखिए अगला दे रखा है आपको सिचुएशनल अप्रोच। इसमें बोला हुआ है कि जो रियल लाइफ सिचुएशंस होती हैं, जो रियल लाइफ सिचुएशंस होती है, आप बच्चों को उनके हिसाब से बताओ। यानी कि एक तरह से आप कैरेक्टर प्ले करवा सकते हो, या उन्हें जगह के हिसाब से बता सकते हो कि ऐसी जगह पर आप क्या बोलोगे। जैसे आप यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस देखते हो, उस पर बोलते हैं कि अगर आप एयरपोर्ट पे हैं तो किस प्रकार की इंग्लिश का इस्तेमाल करें, अगर आप दुकान पे हैं तो आप किस तरह की इंग्लिश का इस्तेमाल करें। तो ये क्या है, ये सिचुएशनल अप्रोच है। ये आपको एक सिचुएशन दी जाती है और उसके हिसाब से पूछा जाता है। और कहीं ना कहीं हो यही रहा है कि आप इमिटेट ही कर रहे हो। ठीक है। यूजिंग मदर टंग, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। क्या होता है कि मोस्ट ऑफ क्लासेस में जब भी आप किसी भी फॉरेन लैंग्वेज की बात करोगे, जैसे हमारे लिए तो इंग्लिश भी है ना, फॉरेन लैंग्वेज की बात करोगे, तो आप इंग्लिश क्लास में जाओ तो वो होता है कि नहीं, आप यहाँ पर इंग्लिश नहीं बोल सकते, वो हिंदी नहीं बोल सकते। हमारे यहाँ सिर्फ इंग्लिश बोली जाएगी। आप जितनी देर क्लास में रहोगे वो सिर्फ इंग्लिश बोली जाएगी। अब जो बच्चा नया नया गया है, उसके पास ये बाउंडेशन हो जाती है कि वो स्टार्टिंग से पार्टिसिपेट नहीं कर पाता, क्योंकि जब तक वो उसे आएगी नहीं बोलनी तब तक वो बोलेगा कैसे। ठीक है ना। तो यूज ऑफ मदर टंग भी बोला जाता है। काफी लोग मानते हैं कि नहीं, अगर आप मना करने की जगह इसको और प्रोत्साहित करें, यानी और आगे बढ़ाएं, तो बच्चा बहुत जल्दी सुनता है। क्योंकि अगर आप उसे मना कर दोगे ना, तो फिर वो क्या हो जाएगा, वो इनएक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा क्लास में? इनएक्टिव। यार मुझे जिस भाषा में बोलना आता है ये वो तो बोलने नहीं देते, तो इसीलिए। ठीक है। एक और चीज जो लोगों को समझनी चाहिए, जब वो बात कर रहे होते हैं कभी भी, इस चीज के प्रिंसिपल की बात कर रहे होते हैं, तो वो ये कि इंडिविजुअल डिफरेंस, हर बच्चा अलग अलग होता है। चाहे वो किसी भी बेस पे हो सकता है, वो उसके दिमाग के ऊपर हो सकता है, या फिर पॉसिबल है कि ये इस चीज में हो सकता है कि वो अमीर बैकग्राउंड से आता है, गरीब बैकग्राउंड से आता है, या इकोनॉमिक क्या है, उसका परिवार कैसा है, हर बच्चा अलग अलग होता है। तो आपको एक ही, आप एक टेक्निक से क्लास में पढ़ा ही नहीं सकते, आपको अडॉप्ट करनी पड़ेंगी डिफरेंट अप्रोचेस, आपको अलग अलग तरह की चीजें पढ़ानी पड़ेंगी ताकि आप पूरी क्लास को ज्वाइंट कर सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये कुछ 5 और दे रखे हैं। सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन, ये कहता है कि आप पहले आसान चीज सिखाओ बच्चों को, फिर कॉम्प्लेक्स चीज सिखाओ। पहले बच्चों को इजी सिखाओ, फिर थोड़ा सा टफ सिखाओ। पहले बच्चों को 2 अक्षर 2 लेटर के सिखाओ, फिर बच्चों को 3 लेटर के वर्ड सिखाओ। है ना। तो ये सिंपल सी बात है, ये प्रोसेस यही कहता है कि पहले इजी सिखाओ और फिर आप टफ पे जाओ, यानी सिंपल से कॉम्प्लेक्स पे जाओ। ठीक है। सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन होता है ना। अब दूसरी क्लास के बच्चे को आप थोड़ी ना कहोगे कि लेटर लिख करके दिखाओ मेरे को, कि तू एडिटर को कैसे लेटर लिखता है, उसका दिमाग खराब हो जाएगा। उसकी ग्रेड के हिसाब से आप चीजों को सेलेक्ट करें। अगला रेडीनेस, बच्चे जो होते हैं वो तैयार ही नहीं होते सीखने के लिए, तो क्या करोगे, उनको तैयार करो, उनके दिमाग में डालो कि नहीं ये सीखना चाहिए।
तैयारी होना बहुत ज़रूरी है। कहीं न कहीं ये जो है ये एक तरह का एक्सटेंशन है मोटिवेशन का ही। मोटिवेशन में भी तो हम बच्चों को क्या करते हैं, यही कहते हैं ना कि नहीं आपको सीखना चाहिए, आपको सीखना चाहिए। तो बस यहाँ पर भी यही है कि हम क्या कह रहे हैं कि नहीं आप रेडी हो, आप एंग्ज़ायटी से बाहर निकलो। आप अब ये कैसे कह सकते हो आप? रेडीनेस कैसे करवा सकते हो? आप उन्हें स्टोरी सुना सकते हो, आप कोई एक एक्टिविटी करवा सकते हो, ऑडियो विजुअल एड यूज़ कर सकते हो, तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है? अगला है कोरिलेशन विद लाइफ। बच्चों को आप ऐसी सिचुएशन के बारे में सिखाएं जो कि लाइफ में ज़रूरी होती हैं और उससे बच्चा बहुत जल्दी सीखता है, ये भी एक प्रिंसिपल है। तो जैसी सिचुएशन की बात आई तो कहीं ना कहीं ये क्या है, सिचुएशनल का ही एक एक्सटेंशन है कि आप लाइफ के साथ रिलेट करके कोई भी भाषा सुनाए। यानी आप उन्हें क्या दें, एक कंडीशन दे, कंडीशन ऑफ लाइफ, और उसके हिसाब से सिखाए। तो बेसिकली कंडीशन दे यानी कि एक सिचुएशन दे एंड लाइफ। अगला उन पे एक्यूरेसी पे ध्यान दे, कि वो एक्यूरेट बोले और करेक्ट बोले। इसके अंदर आपकी स्पेलिंग आ सकती साथ ही साथ आपकी प्रोनाउंसिएशन आ सकती है ना, उच्चारण आ सकता है, और क्या कहेंगे, स्पेलिंग को तो स्पेलिंग ही बोलेंगे ना, ठीक है। और साथ ही साथ ग्रुप वर्क, जब हम ग्रुप में सीखते हैं तो सही बात है, ये तो करेक्ट बात है कि जब हम ग्रुप में सीखते हैं तो हम ज़्यादा सीखते ही सीखते हैं, है ना। ग्रुप में सीखते हैं तो ज़्यादा सीखते हैं, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, ठीक, एक से भले अनेक, तो ये वाली बात है। नेक्स्ट आता है मैक्सिम्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, ठीक है, कि हमें किस तरीके से सिखाना चाहिए। मैक्सिम्स यही है कि आपको क्या सबसे एक्सट्रीम पॉइंट्स क्या रखने चाहिए, ठीक है, किस हिसाब से आपको ले जाना चाहिए बच्चों को आगे। सबसे पहला है नोन टू अननोन, पहले बच्चे को वो बताओ जो उसे पता हो, उन चीज़ों के बारे में सिखाओ जो उसे पता हो, फिर आप उसे उन चीज़ों के बारे में बताओ जो उसे पता ना हो, ठीक है। अगर ऐसा करेंगे जैसे कि अ, अगर अब एक बच्चे को आपको क्या है, आपको एडजेक्टिव पढ़ाना है, तो उससे पहले उसे आपको नाउन और प्रोनाउन पढ़ाना पड़ेगा। पहले आप नोन पे ध्यान दो, फिर आप अननोन पे ध्यान दो। नेक्स्ट है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, अभी जस्ट पीछे ही डिस्कस किया है हमने, कि आप बच्चे को पहले इजी चीज सिखाओ, फिर उसके बाद टफ चीजें सिखाओ। पहले 2 अक्षर 3 अक्षर के बताओ, फिर उसके बाद पूरा सेंटेंस बनवाओ, है ना। कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, देखिए हम जब सिखाते हैं तो हम कई तरह की बातें करते हैं, तो बात वही है कि बच्चे को पहले ऐसी चीज़ों के बारे में बताओ जो कि रियल है, जो वो देख सकता है। और इसीलिए कहीं ना कहीं आपको याद होगा, हम लोग ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल बोलते हैं, बी फॉर बस नहीं बोलते हम लोग कभी भी, ए फॉर एरोप्लेन जल्दी नहीं बोलते, ए फॉर एप्पल बोलते हैं। क्यों बोलते हैं ए फॉर एप्पल? रीजन यही है कि उससे क्या होता है, बच्चे को कॉन्क्रीट पता होता है, वो देख सकता है उस चीज को, वो रियल है, ठीक है। बी फॉर बॉल उसके आसपास होती है, वो समझ जाएगा। लेकिन बी फॉर बस बोलोगे तो अब छोटे से 2 साल के वो 6 महीने के बच्चे को, साल भर के बच्चे को, या 1.5 साल के बच्चे को आप बस में थोड़ी ना बताओगे कि इसे बस कहते हैं, इसे बस कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद तो फिर आप उन्हें इमेजिनेशन तक ले जा सकते हो, जो बड़ी बड़ी स्टोरी लिख सकते हो कि वहां पे फाउंटेन था, फाउंटेन ऑफ यूथ था, करेबियन के पायरेट्स आते थे, है ना, समुद्री लुटेरे वगैरह, वो सारी चीजें हो जाएगी। एक तरीका होता है होल टू पार्ट, यानी पहले बच्चे को एक बार मोटा मोटा आइडिया दे दिया आपने, फिर उसके पार्ट में हर एक पार्ट के बारे में आपने उसे बताया। यानी पहले एक सेंटेंस बता दिया, फिर बता दिया देख भाई ये नाउन है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, पहले सेंटेंस बनाना सिखा दिया और फिर ये बता दिया। तो ये होता है होल टू पार्ट, एक सेंटेंस बता दिया कि ये सेंटेंस है, अब उसके बाद हमने क्या किया, उसके अलग अलग पार्ट को बताया। डेफिनेट टू इनडेफिनेट, ये भी एक बहुत ही अच्छा प्रोसेस है पढ़ने के लिए, ठीक है। इसमें क्या होता है, हम बच्चों को जो ग्रामर के मान लो, आप ऐसे एग्जांपल के साथ ही बताता हूँ, ग्रामर के रूल्स पहले बताते हैं, क्योंकि वो डेफिनेट है, वो फिक्स है ना, वो क्या है, फिक्स है। तो पहले हम ऐसी चीजों के बारे में बताते हैं जो कि फिक्स है, उसके बाद हम उन चीजों की बात करते हैं जो कि इनडेफिनेट है। फिर वही चीज नियर टू फार, नियर टू फार का मतलब वही हो गया कि कोई चीज अगर पास में है तो पहले उनके बारे में बताओ, ठीक है। नाउन के बारे में बता दिया, सब कुछ बता दिया, पहले एग्जाम्पल कैसे दोगे आप, जैसे मेरे को नाउन का एग्जाम्पल देना है तो आप पहले किसके बारे में बोलोगे, भाई बच्चों के आसपास आप क्या देख रहे हो, आप टेबल देखते हो, आप बोर्ड देखते हो, है ना, तो आप पहले उनको एग्जाम्पल के तौर पे रखो, तो नियर टू फार। अब देखिए जैसा कि नीचे लिखा हुआ है कि इसके बारे में और भी है, और भी मैक्सिम्स है, लेकिन वो बेसिकली जो है इन्हीं पांचों के छहों के एक्सटेंशन है, ठीक है।
लेकिन अगर फिर भी आपको उनके बारे में जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछिए, मैं आपको बता दूंगा। वो इन्हीं के एक्सटेंशन से नाम डिफरेंट अलग अलग बुकें दे देती है, पर बेसिकली ये 6 ही है। ठीक है, अब बात करते हैं आज के इंपॉर्टेंट टॉपिक की कि भैया लर्निंग का है, लर्निंग क्या है। ठीक है, तो सबसे पहली बात देखते हैं कि लर्निंग इट इज अ डेलिब्रेट प्रोसेस। डेलिब्रेट यानी कि ये ऐसा प्रोसेस है जो कि जानबूझकर किया जाता है, जान बूझकर। देखो भैया, अगर थोड़ी बहुत मात्रा में गड़बड़ हो तो इग्नोर कर देना, मेरा कोई ज़्यादा हिंदी लिखने की आदत नहीं है, पहले भी बता चुका हूँ। ठीक है ना, तो जान बूझकर जो किया जाता है ये वो प्रोसेस है, इसे हमें पता होता है। अगली लाइन जो है वो भी इसी के बारे में बोल रही है कि ये कॉन्शियसली किया जाता है, यानी हमें पता होता है कि हम सीख रहे हैं। याद होगा मैंने आपको कहा था कि जो लर्निंग और एक्विजिशन है दोनों में ही हम कुछ नया सीखते हैं। तो हम क्या सीखते हैं इसमें डिफरेंस नहीं है, हम कैसे सीखते हैं इसमें डिफरेंस है। तो लर्निंग जो है वो कैसा प्रोसेस है, वो एक डेलिब्रेट प्रोसेस है, जबकि और ये कैसा होता है, कॉन्शियसली होता है। ठीक है, इसके बारे में जो बात की थी वो वेगोत्स्की ने की थी। वेगोत्स्की ने इसका एडवोकेट कहा था, उन्होंने कहा था कि नहीं, बच्चों को लर्न करना चाहिए, इसके लिए एक सिस्टमैटिक तरीका होता है, जो कि हमारे अगले पॉइंट पे लेके आता है। इट हैज़ टू बी लर्न इन अ सिस्टमैटिक वे। जब आप लर्निंग करते हो तो वो एक सिस्टमैटिक वे में होनी चाहिए, कुछ रूल्स होंगे, कुछ रेगुलेशंस होंगी, उसके थ्रू ही होने चाहिए, उसके बगैर नहीं होने चाहिए। ठीक है, अगला पॉइंट है इट इज ऑल इंक्लूसिव प्रोसेस। ऑन इंक्लूसिव का मतलब है इसके अंदर आप सारी चीजें, ये एक टोकरी है, आप एक ऐसे ब्लैंक टोकरी और इसके अंदर आप सारी चीजें डालते चले जाते हो। ऑल इंक्लूसिव, इसमें आप सब कुछ जोड़ते हो। ठीक है, तो ये एक ऑल इंक्लूसिव प्रोसेस है। देन ये इंपॉर्टेंट चीज है ये, कि अगर आप लर्निंग कर रहे हो तो उसमें आपका इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी है, यानी आपका मोटिवेटेड होना बहुत जरूरी है। मोटिवेट कह लो, रेडीनेस कह लो, है ना, कुछ भी कह लो, ये दोनों बहुत ज़रूरी है, वरना ये चीज़ जो है रोट लर्निंग हो जाएगी। यानी अगर आपको किसी चीज़ में इंटरेस्ट ही नहीं है और वो आप फिर भी पढ़ते हो तो फिर वो रट्टा मारना हो गया, फिर आप पढ़ नहीं रहे हो, उसे रट्टा ही मार रहे हो, जो कि आजकल आधे से ज़्यादा बच्चे करते हैं। ठीक है, तो लर्निंग क्या है, डेलिब्रेट प्रोसेस है, यानी ये देखिए लर्निंग और एक्विजिशन में जो फ़र्क होता है वो बेसिकली एनवायरनमेंट का होता है, कि किस टाइप का आपको एनवायरनमेंट मिल रहा है। ठीक है, एनवायरमेंट मिल रहा है, तो इसके लिए जो एनवायरमेंट होगा वो डेलिब्रेट होगा, यानी आप सीख रहे हो जानबूझ के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो पॉइंट है वो है हमारा एक्विजिशन। अब एक्विजिशन को हम लोग हिंदी में बोलते हैं अर्जुन, अच्छा ये मैं नाम बताना भूल गया था, चलिए पीछे जाके बता देता हूँ। लर्निंग को हम लोग हिंदी में बोलते हैं अधिगम, अधिगम। ठीक है, गम। ठीक है, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो ये कौन सा गम है जो छिपा रहे हो, तो वही अधिगम। और एक्विजिशन जो है उसे हम अर्जन कहते हैं। तो देखिए एक्विजिशन जो होता है वो एक नेचुरल प्रोसेस होता है, नेचुरल प्रोसेस, ये अपने आप होता है, नेचुरल प्रोसेस अपने आप होता है, वो जानबूझकर किया जाता है, ये अपने आप होता है। हम कोई भी चीज सीखते हैं वो अपने आप सीखते हैं, मैं अभी बता दूंगा, एग्जांपल दे दूंगा। इट इज यूज्ड इन नेचुरल एनवायरनमेंट, तो इसीलिए ये इसका एनवायरनमेंट भी कैसा होगा, नेचुरल प्रोसेस है, तो नेचुरल एनवायरनमेंट में होगा, है ना। अब कोई भी चीज जो अपने आप ही हो रही है वो तो अनकॉन्शियसली होगी ना, अनकॉन्शियसली होगी। हमने अभी पीछे पढ़ा था ना कॉन्शियसली, और उसके बारे में भी अनकॉन्शियसली। जैसे एक बच्चा जो है वो घर में, हमारे देश में जो हिंदी बोलना सीखता है, उसे सीखने के लिए वो कोई नाउन प्रोनाउन ये सब थोड़ी ना पढ़ता है, वो तो बस सीख जाता है, घर में सुनता रहता है सीख जाता है। ऐसा अभी ना आपको एक बहुत ही फेमस है हमारे, जिनके बारे में पढ़ना है, नॉम चॉम्स्की। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं इनके बारे में बात करूंगा और इनसे बोली हुई दो बातें होंगी जो कि एक्विजिशन के बारे में और अच्छे से बात करेगी। ठीक है, तो इनके बारे में मैं नेक्स्ट क्लास में बात करूंगा। ठीक है, ये अनकॉन्शियसली सीखा जाता है, एक्विजिशन जो होता है अनकॉन्शियसली होता है। जैसे कि मैं एक सिंपल सी बात बोलूँ, देखिए थोड़ा सा आपको लग सकता है, बट लड़के जो सिगरेट पीना सीखते हैं, सिगरेट बीड़ी स्मोकिंग सीखते हैं, कौन सा स्कूल है जो बच्चों को बिठा के बोलता है बेटा देखो ऐसे निकालना है, ऐसे जलाना है, ऐसे सांस खींचनी है, ऐसे निकालना है? कोई स्कूल नहीं सिखाता। कैसे पकड़ना है कोई नहीं सिखाता। कितने माँ बाप सिखाते होंगे अपने घर में बच्चे को बिठा करके, कोई नहीं सिखाता, बच्चा सीख जाता है। तो ये क्या है, ये एक एक्विजिशन है, ये प्रोसेस है। यही चीज लैंग्वेज के साथ भी होती है कि अमेरिका में छोटा बच्चा इंग्लिश बोलता है, हमारे यहाँ हिंदी बोलता है, क्योंकि वही आसपास वो सुन रहा होता है, अनकॉन्शियसली जो वो सुन रहा होता है, जो उसके एनवायरमेंट में होता है, जो उसके प्राकृतिक एनवायरमेंट में होता है, बस वो सीख जाता है।
आजकल आप देखते हैं 2 साल 2.5 साल का बच्चा जो है मोबाइल बहुत अच्छे से चला सकता है। आप उसे तो नहीं सिखाते कि देख पहले ये बटन दबाना है, फिर वो बटन दबाना है, फिर वो बटन दबाना है। मैंने देखा है 1 से 1.5 साल के बच्चे अच्छा खासा यूट्यूब पे सर्च कर लेते हैं। आज की डेट के बच्चे यूट्यूब पे सर्च कर लेते हैं। कैसे कर लेते हैं? तो उनको बस पता है कि मैं ये बटन दबा दूंगा। उन्होंने देखा है, आपने उन्हें सिखाया नहीं कि पहले ये बटन दबाओ फिर ये बटन दबाओ। उन्हें पता है कैसे करना, वो बस सीख गए अनकॉन्शियसली। तो वो उन्होंने क्या किया, एक्विजिशन। लेकिन वहीं पर स्विमिंग की बात होती है, तो स्विमिंग सीखनी पड़ती है, बार बार पानी में जाना पड़ेगा। स्विमिंग एक लर्निंग प्रोसेस हो जाए, वो कॉन्शियसली होगा। अच्छा, लर्निंग के बारे में वेगोत्स्की ने कहा था, तो इनके बारे में जीन प्याजे ने कहा है। ठीक है, जीन प्याजे ने कहा है। अच्छा, उन्होंने कहा था कि उसके लिए सिस्टमैटिक वे होना चाहिए, तो इन्होंने कहा और इसके अंदर सिस्टमैटिक वे होना ही नहीं चाहिए। आप कौन सा तरीका बताते हो? कोई तरीका नहीं होता। ये पहला स्टेज है, ये दूसरा स्टेज है, हम नहीं सिखाते। हिंदी बच्चा अपने आप ही सीखता चला जाता है ना? तो बस वो वही चीज़ है। और इसके अंदर एक खास बात ये है कि ये इनेट कैपेसिटी होती है ह्यूमन ब्रेन की, एक अपने आप के अंदर एक कैपेसिटी होती है। ये ह्यूमन के अंदर फीड होती है, ये इनहेरेंट तो नहीं कहूँगा, बट फीड होती ये है ना? तो इनेट कैपेसिटी होती है, ये दिमाग की अपनी पावर होती है, जिसकी वजह से ये बच्चा सीखता है। और इट इज एन एक्टिव प्रोसेस, यानी कि इसके अंदर बच्चा खुद पार्टिसिपेट करता है। सही बोले गलत बोले वो खुद बोलेगा। लर्निंग के अंदर आप हो सकता है कि पहले किसी को देखो, है ना? इसमें बच्चा खुद से, ये एक्टिव प्रोसेस है, वो थोड़ा पैसिव प्रोसेस है, ये एक एक्टिव प्रोसेस है। एक्विजिशन, हम बस ध्यान दे रहे होते हैं, हम बैठे भी हुए हैं ना तो भी हम ध्यान दे रहे होते हैं, हम चीजों को एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। ठीक है, आई होप आपको एक्विजिशन समझ में आ गया हो। और कोई डाउट हो तो आप पूछ ही सकते हैं। तो बस ये हमारी सेकंड क्लास थी। नेक्स्ट क्लास में मैंने आपको बताया कि मैं नॉम चॉम्स्की के बारे में बताऊंगा, और इंग्लिश से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम आती है हमारे देश में वो भी मैं बताऊंगा। लैंग्वेज लर्निंग और एक्विजिशन के का हमारा तीसरा क्लास होगी वो, और उसके अंदर ये खत्म भी हो जाएगा। तो आई रियली होप कि आपको ये चीज़ समझ में आई हो। लेकिन फिर भी अगर आपके पास कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, प्लीज़ यू आर वेलकम टू कमेंट बॉक्स। आप आइए, क्वेश्चन पूछिए, हम जवाब देंगे। और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। And I'll see you in the next class. Till then, please smile. Thank you. Thank you for your time.